गाइस, अगर तुम सच में आज कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। हाँ, ये वीडियो शुरू के 10-15 मिनट थोड़े से बोरिंग हो सकती है, पर आगे तुम्हें सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जख्मी लड़की को अपने पीठ पर बैठाकर भाग रहा होता है। उस लड़की का नाम नेजुको होता है और वो इस लड़के की बहन है। वो लड़का कह रहा होता है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। इस लड़के का नाम हमें तांजीरो बताया जाता है। हम देखते हैं तांजीरो जिसका चेहरे पर कोयला उठाने की वजह से दाग लग गया होता है और तांजीरो की माँ वहाँ आकर उससे कहती है, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या लगा है बेटा, और उसे साफ करने लगती है और कहती है, आज बर्फ काफी ज्यादा गिरी है तो अगर तुम चाहो तो कल भी जा सकते हो। हाँ, वैसे मैं बताना भूल गया, तांजीरो के फादर ना होने के कारण वही लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता है और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता है काफी मुश्किल से। तो अब स्टोरी में वापस आते हैं। तांजीरो अपनी माँ से कहता है, मैं अपने पूरे परिवार को आज पेट भर कर खाना खिलाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। और तभी तांजीरो के भाई और बहन वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्या आप आज भी बाजार जाने वाले हैं भैया, और अपने साथ ले जाने की जिद करने लगते हैं। पर उनकी माँ उन्हें मनाती है और वो मान जाते हैं। तांजीरो अपने भाई से आते वक्त मिठाई लाने का प्रॉमिस करता है और फिर उन सभी को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम वही लड़की को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड के शुरुआत में घायल देखा था। तांजीरो से अपना ख्याल रखने को कहती है और फिर तांजीरो निकल जाता है बाजार की तरफ। वो सोच रहा होता है, घर चलाना आसान नहीं, फिर भी मैं खुश हूँ। अब मेरी समझ आ रहा है कि जिंदगी मौसम की तरह है, अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने परिवार को खुश रखने की। और हम देखते हैं तांजीरो बाजार पहुंच जाता है। तांजीरो को एक बूढ़ी औरत देखती है और उससे कहती है, तांजीरो बेटा, तुम इस मौसम में पहाड़ से उतर कर आ गए, ये तुम काफी मेहनत करने वाले लगते हो, पर ऐसा करने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। तांजीरो कहता है, आपका फिक्र करने के लिए शुक्रिया, पर मैं कोयला लाया हूँ, क्या आपको चाहिए? और फिर तांजीरो के हेल्पिंग नेचर के कारण लकड़ियाँ काफी जल्दी बिक जाती है और वो बाजार के लोगों को मदद भी कर देता है। और फिर तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, मुझ पर चोरी करने का इल्जाम लगाया है, क्या तुम इसे स्मेल करके मेरी मदद कर दोगे? तांजीरो उस पॉट को सूंघता है और कहता है, इससे तो बिल्ली की स्मेल आ रही है। वो शॉप ओनर कहती है, अच्छा तो इसे बिल्ली ने किया है। और यहाँ हमें पता चलता है ये तांजीरो की स्मेल करने की शक्ति काफी ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं सभी काम करते हुए तांजीरो को काफी देर हो जाती है, पर वो तांजीरो इस बात से खुश होता है कि उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। और फिर तभी तांजीरो को एक आदमी आवाज देता है और कहता है, तुम पहाड़ी चढ़ने वाले हो क्या? और बताता है वहाँ जाने में अभी काफी ज्यादा खतरा है। तांजीरो उनसे कहता है, मेरे सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा तेज है तो मुझे कुछ नहीं होगा। पर वो आदमी जिद करके तांजीरो को अपने घर पर बुला ही लेता है और कहता है, तुम समझ नहीं आ रहा, आज रात डीमन आने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को उस आदमी के घर पर दिखाया जाता है। तांजीरो खाना खाते हुए पूछता है, वैसे साबुरु जी, आप किस तरह के डीमन की बात कर रहे हैं? इस आदमी का नाम साबुरु है तो हम लोग भी इसे साबुरु ही कहेंगे। वो बताते हैं, सालों पहले कई आदमखोर डीमंस रात के अंधेरे में घूमते थे और आजकल वैसा ही हो रहा है। इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं डीमंस, इसलिए रात में बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं। अब सो जाओ, कल सुबह होते ही वापस घर चल जाना। तांजीरो साबुरु से पूछता है, ये डीमंस घर के अंदर नहीं घुस पाते क्या? साबुरु जवाब देता है, क्यों नहीं, जरूर घुस पाते हैं। तांजीरो कहता है, तो फिर यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है? साबुरु उसे बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, उन सभी डीमंस को मारने के लिए डीमन हंटर्स हैं जो रात के अंधेरे में उन सभी डीमंस को मार देते हैं। और यहाँ तांजीरो अपने मन में सोच रहा होता है, अपने परिवार को खोने के बाद साबुरु जी यहाँ अकेले रहते हैं, अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो अपने भाई बहनों को भी साथ लाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है, डीमंस जैसे कोई चीज नहीं होती। पर इससे याद आया कि दादी के जाने से पहले वो भी यही सब बातें किया करती थी। फिर हमें सुबह को दिखाया जाता है, तांजीरो अपने घर की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है। वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे अपने घर के करीब पहुंचता है उसे खून की स्मेल आती है। तांजीरो काफी ज्यादा डर जाता है और भागते हुए अपने घर के करीब जाता है और वो देखता है उसका पूरा परिवार को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। उसके घर के चारों तरफ बस खून ही खून होता है। ये सीन देखकर काफी ज्यादा गॉसबम्स आ गए थे भाई। अपने पूरे परिवार को मरा हुआ देखकर तांजीरो पूरी तरह टूट जाता है, पर वो देखता है कि नेजुको की सांसें अभी भी चल रही है और वो उसे उठाकर डॉक्टर की तरफ भागने लगता है। तांजीरो अपने मन में अभी भी काफी सारी बातें सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये सब कब और कैसे हुआ। वो सोचता है, हाँ शायद ये सब किसी भालू ने किया होगा। और फिर तभी ठंडे मौसम की वजह से तांजीरो को भागने में और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो खुद को फोर्स करने लगता है और तेज भागने के लिए, पर हम देखते हैं नेजुको का हाथ काफी अजीब तरह से
मूव होने लगता है। हम देखते हैं नेजुको जो कि एक डीमन में बदलने लगती है और तांजीरो जिसने उसको पकड़ कर रखा होता है वो अनबैलेंस होकर गिर जाता है, पर वो बर्फ में गिरने की वजह से बच जाता है। तांजीरो फिर से उठता है और वो नेजुको को ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं नेजुको को जो कि अपना मुंह नीचे कर कर खड़ी होती है। तांजीरो नेजुको को कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठाकर ले चलूंगा। पर हम देखते हैं नेजुको को जो कि एक डीमन में बदल चुकी होती है और तांजीरो पर हमला करने लगती है। वो तांजीरो को काटने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है, पर तांजीरो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उससे बच जाता है। नेजुको तांजीरो के ऊपर चढ़ जाती है और उसे काटने के लिए कोशिश करने लगती है और तांजीरो को अब समझ आ जाता है कि नेजुको एक डीमन बन चुकी है। तांजीरो सोचता है जाबुरू जी ने जो बात मुझे बताई थी वो अभी याद आ रही है। नेजुको इंसान को मारने वाले डीमन बन चुकी है, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। नेजुको जन्म से एक इंसान थी, लेकिन ये महक नेजुको की नहीं है। उसके अलावा कोई और भी आया था उस घर में। नेजुको ने मेरे भाई को बचाने की पूरी कोशिश की थी, तो क्या कोई और भी आया था वहाँ पर? और तभी हम देखते हैं नेजुको के शरीर बड़े होने लगता है और वो उसके साथ ही और भी ताकतवर होती जा रही होती है। तांजीरो सोच रहा होता है जब मैं वहाँ किसी और के घर सो रहा था तो मेरा परिवार अपने मौत का मंजर से गुजर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, पर कम से कम मैं नेजुको को बचाना चाहता हूँ। तांजीरो नेजुको से कहता है तुम हार मत मानो, तुम डीमन नहीं बन सकती। और हम देखते हैं नेजुको भी अपने आंख से आंसू गिराने लगती है, मतलब रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं एक शख्स को जो कि अपनी स्वॉर्ड लेकर काफी तेजी से नेजुको की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर हमला कर देता है। और नेजुको तांजीरो को लेकर साइड हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। हम देखते हैं नेजुको अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाती है। तांजीरो उस लड़के को देखकर सोचता है ये कौन है और इसके हाथ में कटाना क्यों है। वो लड़का तांजीरो से पूछता है तुम इसे क्यों बचा रहे हो। तांजीरो उसका जवाब देते हुए कहता है ये मेरी छोटी बहन है। और तभी नेजुको वापस से अपना आपा खोने लगती है। वो लड़का काफी तेज से जाकर नेजुको को अपने कब्जे में ले लेता है। वो बताता है मेरा काम है डीमंस को मारना, इसके लिए मुझे तुम्हारी बहन को मारना होगा। तांजीरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेजुको किसी की जान नहीं ले सकती। मेरे घर में कोई और था जिसने हमारे घर के लोगों को मारा, मुझे नहीं पता ये डीमन कैसे बन गई। वो डीमन स्लेयर कहता है लगता है तुम्हारी बहन के चोट पर किसी डीमन का खून गिर गया है, इसलिए वो डीमन बन गई है। वो डीमंस ऐसे ही फैलते हैं। तांजीरो कहता है मैं नेजुको को किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, इसे वापस इंसान बनाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। आप प्लीज मेरी बहन को मत मारिए। और उसके सामने रोने लगता है। वो डीमन स्लेयर तांजीरो को रोता देखकर गुस्से में कहता है मेरे सामने सिर झुकाकर और हाथ फैलाना बंद करो। तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान जो मुसीबत आने पर कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपनी बहन को कैसे ठीक करेगा और घर वालों की मौत का बदला कैसे लेगा। कमजोर लोगों के पास बदला लेने का कोई अधिकार नहीं होता और कोई जरिया नहीं होता, वो बस ताकतवर लोगों के पैरों के नीचे कुचले जाते हैं। तुम्हारी बहन को ठीक करने का रास्ता किसी डीमन के पास होगा और तुम्हारी डीमन मदद करेंगे, ऐसा सोचने की गलती भी मत करना, और मैं भी उसमें तुम्हारी कोई नहीं मदद कर सकता। वो डीमन स्लेयर अपने मन में कहता है देखो मैं समझ सकता हूँ, निराश मत होना, इसका समय अभी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, घर वाले मारे गए, छोटी बहन डीमन बन गई, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अगर मैं आधे दिन पहले पहुंच गया होता तो तुम्हारा परिवार आज शायद जिंदा होता, पर मैं समय में वापस तो नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हें गुस्सा दिला सकता हूँ। तुम गुस्सा करो, क्योंकि कभी माफ न करने वाला गुस्सा इंसान को बहुत ताकतवर बना देता है और ना हार मानने की शक्ति देता है। और फिर वो डीमन स्लेयर नेजुको के कंधे पर अपना शॉट घुसा देता है और ये देखकर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है। पहले तो तांजीरो उस पर पत्थर पर हमला करता है और फिर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो डीमन स्लेयर उसे मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वो नोटिस करता है कि तांजीरो के हाथ पर तो कुल्हाड़ी थी ही नहीं, और फिर अचानक से वो कुल्हाड़ी उसके सर के जस्ट बगल में आकर लगती है। वो डीमन स्लेयर उसकी इसी स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, पर तभी नेजुको अचानक से तांजीरो को घायल देखकर उसे डीमन स्लेयर को लात मारकर दूर कर देती है और उसके पास जाने लगती है। वो डीमन स्लेयर नेजुको को तांजीरो के पास जाता हुआ देखकर सोचता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने वाली है, पर नेजुको तांजीरो के सामने जाकर खड़े हो जाती है और ये देखकर डीमन स्लेयर भी हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डीमन इंसान की रक्षा कर रही है। और फिर नेजुको उस पर हमला करने आती है, पर वो उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं तांजीरो जो कि होश में आ जाता है। वो स्लेयर कहता है तुम होश में आ गए, और कहता है, और फिर वो नेजुको को देखता है जिसके मुंह पर कुछ मास्क जैसा लगा होता है सेफ्टी के लिए। वो डीमन स्लेयर कहता है सागिरी पहाड़ के नीचे कादाकोरी संजुको नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है, उनसे कहना तुम्हें तोबियामा काकियू ने भेजा है। अभी के लिए तुम्हारी बहन सेफ है,
क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है, पर इसे सूरज की रोशनी से बचा कर रखना। और काफी तेजी से वहां से चला जाता है और फिर तांजीरो अपने परिवार की ग्रेव पर फूल चढ़ाता है और नेजुको के साथ सागिरी पहाड़ की तरफ निकल जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि नेजुको को धूप से बचाने के लिए एक बकेट खरीदने आया होता है और वो वही एक आदमी से कहता है, क्या मैं ये टोकरी खरीद सकता हूँ? वो आदमी उसे फ्री में टोकरी दे जाने को कहता है, पर तांजीरो उसे जबरदस्ती पैसे देकर आ जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तांजीरो को उसी गुफा के बाहर दिखाया जाता है जहाँ उसने नेजुको को रखा था। वह नेजुको को आवाज देता है, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तांजीरो सोचने लगता है आखिर नेजुको कहाँ चले गई। और फिर जब वो गुफा अंदर जाकर देखता है तो नेजुको ने खुद को गड्ढा खोदकर अपने आप को उसके अंदर डाल लिया होता है। तांजीरो नेजुको को देखकर सोचता है, नेजुको तुमने एक गड्ढा खोदकर खुद को अंदर क्यों डाल लिया? मेरी बहन तो चुचंदर की तरह बन गई है। और वो काफी उदास लग रहा होता है और कहता है वो तो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। और फिर तांजीरो उस टोकरी को अच्छे से तैयार करने लगता है और उसमें सूरज की रोशनी ना पड़े इसलिए उस पे बांस लगाने लगता है। और फिर उसे तैयार करके नेजुको से कहता है, क्या तुम इसमें आ पाओगी? मैं दिन में भी सफर करना चाहता हूँ। फिर नेजुको खुद को छोटा करके उस टोकरी में आ जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है और तांजीरो अभी भी लगातार चल रहा होता है। वहाँ एक औरत से सागिरी पहाड़ का रास्ता पूछता है और वो औरत कहती है, सागिरी पहाड़ पर जाने के लिए तुम्हें सामने वाले पहाड़ को पार करना होगा, पर अब तो रात होने वाला है और इतना भारी सामान लेकर तुम कैसे आगे जाओगे? वहाँ तो काफी ज्यादा खतरा होगा। तांजीरो कहता है, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वो औरत तांजीरो से कहती है, आजकल काफी लोग लापता हो रहे हैं, तुम संभल कर जाना। और फिर रात हो जाती है। हमें नेजुको और तांजीरो को एक साथ चलते हुए दिखाया जाता है और तभी तांजीरो को एक घर दिखता है और वो नेजुको से कहता है, वहाँ किसी का घर है और वहाँ बिजली भी चल रही है, कोई ना कोई घर पर जरूर होगा, चलो चलकर देखते हैं। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि वहाँ से खून की स्मेल आ रही है। उसे लगता है शायद पहाड़ी के रास्ते की वजह से कोई घायल हो गया होगा और वो नेजुको के साथ उस घर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है वो देखता है एक डीमन जिसने कुछ लोगों को मार दिया होता है और उन्हें खा रहा होता है। वो डीमन तांजीरो की तरफ देखकर कहता है, शोर कौन मचा रहा है? ये मेरा इलाका है, मेरे खाने पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस डीमन को देखकर तांजीरो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं उसे मारे हुए आदमी को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आने लगता है। वो डीमन कहता है, यह कुछ अजीब है, क्या तुम दोनों इंसान हो? और वो अचानक से तांजीरो पर हमला कर देता है, पर तांजीरो अपने कुल्हाड़ी की मदद से उसे जख्मी कर देता है। पर वो डीमन कहता है, बहुत खूब, पर मेरा ये घाव तो अभी भी ठीक हो जाएगा। और वो खुद को हील कर लेता है। और हम यहाँ फिर से नेजुको को देखते हैं जो कि अभी भी उस डेड बॉडी को देख रही होती है। और फिर वो डीमन तेजी से तांजीरो के पास आकर उसे गले से पकड़ लेता है और दबाने लगता है, पर नेजुको उस डीमन के पास काफी तेजी से आकर उसे एक लात मारती है और एक ही लात पे उसकी गर्दन अलग कर देती है। और ये देखकर तांजीरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि नेजुको ने उसे एक ही अटैक में मार दिया। और तभी डीमन का शरीर वापस से तांजीरो पर हमला करने लगता है, पर नेजुको उसे फिर से लात मारकर हटा देती है। तांजीरो सोचता है, यकीन नहीं होता, सर अलग होने के बावजूद भी ये डीमन जिंदा है। और फिर हम उस डीमन के सर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, तुम दोनों में से एक डीमन है ना? मुझे पहले कुछ गड़बड़ लग रहा था, पर इंसान और डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं? तभी उस डीमन का शरीर आकर नेजुको पर हमला करने लगता है और नेजुको भी उससे लड़ने लगती है। तांजीरो उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उस डीमन का ऊपर वाला हिस्सा सर तरफ का आकर उसे रोक देता है। और हम देखते हैं वो डीमन नेजुको को मारता हुआ जंगल के अंदर ले जाने लगता है। ये देखकर तांजीरो खुद को उस डीमन से आजाद कराता है और उसे अपने कुल्हाड़ी में फंसा देता है और दौड़कर नेजुको की तरफ जाने लगता है और जंगल में जाकर उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद नेजुको मिल जाती है। तांजीरो देखता है कि वो डीमन नेजुको को मार रहा है और उसे पकड़कर वो खाई में कूद जाता है और उस डीमन को गिरा देता है और खुद भी गिरने लगता है। पर नेजुको सही समय में आकर उसे बचा लेती है और ऊपर खींच लेती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें नेजुको और तांजीरो को उस डीमन के सर के पास दिखाया जाता है। वो डीमन बेहोश होता है और तांजीरो सोच रहा होता है, घर पर जो स्मेल थी वो अलग थी, इसका मतलब ये वो नहीं है जिसने मेरे घर वालों को मारा, पर इसे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये और बाकी सभी लोगों को मारने लगेगा। पर इसे मारने के लिए तांजीरो के हाथ कांप रहे होते हैं और तभी एक आदमी का हाथ उसे कंधे पर पड़ता है
वो आदमी कहता है ये इस तरह नहीं मरने वाला। बच्चे तांजीरो अपने मन में सोचता है इस आदमी को तो कदम के आवाज भी नहीं आया। और फिर तांजीरो उससे पूछता है तो फिर इसे कैसे मारा जाए। वो आदमी कहता है तुम्हें इसका पता खुद लगाना होगा। तांजीरो कहता है नॉर्मल हमले से तो इसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो शायद इसके सर कुचलने से ही ये मरेगा। और वो एक पत्थर उठा लेता है उसे मारने के लिए और अपने मन में सोचता है इसकी खोपड़ी पूरी तरह फोड़ने पड़ेगी, इसके लिए मुझे इस पर बार बार हमला करना पड़ेगा, पर ये काफी ज्यादा दर्दनाक होगा। एक ही बार में जान से मारने का कोई और तरीका नहीं है क्या। वो आदमी तांजीरो को देखकर सोचता है इस बच्चे से कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा सोच रहा है इसलिए फैसला नहीं ले पा रहा। सामने डीमन है और फिर भी ये हमदर्दी दिखा रहा है। इसमें तो डीमंस के लिए भी हमदर्दी है, इस बच्चे से कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर सोचते सोचते सुबह हो जाती है और जैसे ही सूरज की किरणें उस डीमन पर पड़ती है वो डीमन का शरीर पूरी तरह जल जाता है और राख बन जाता है। और तांजीरो ये देखकर चौंक जाता है कि सूरज की रोशनी पड़ते ही इसका हाल बेहाल हो गया। और तभी उसे याद आता है कि नेज़ुको आखिर सूरज की रोशनी से इसने भाग क्यों रही थी। तभी वो देखता है कि नेज़ुको कहीं उसे नजर नहीं आ रही होती। फिर वो उसे आसपास ढूंढने लगता है और घर के अंदर जाकर देखता है तो घर के अंदर टोकरी में मिलती है। तांजीरो नेज़ुको को देखकर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। फिर तांजीरो बाहर जाकर देखता है कि वो आदमी मरे हुए लोगों को दफना कर उनके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तांजीरो उसकी बात करने के लिए आगे जाता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम कुरोको दाकी-सान है, तुम्हें यहाँ तोमिया काइजू ने भेजा है ना। तांजीरो कहता है मेरा नाम तांजीरो है और अंदर मेरी बहन नेज़ुको है। वो आदमी तांजीरो से कहता है अगर तुम्हारी बहन किसी को मारकर खा जाएगी तो तुम क्या करोगे। तांजीरो चुप खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। वो आदमी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है सोचने समझने में समय मत बर्बाद करो, पहले तुम सोचने में काफी ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है। सुबह होने तक तुमसे एक डीमन तक नहीं मारा गया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहे तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन किसी भी मासूम के जान से ना मार पाए, और फिर फैसला मैं लूंगा कि तुम डीमन सेंटर बनने लायक हो या नहीं। और कहते हैं जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उनके पीछे हमारा हीरो तांजीरो भी भाग रहा होता है अपनी बहन को पीठ पे लेकर। तांजीरो कुरोको दाकी-सान के स्पीड को देखकर कहता है ये कितनी तेज भाग रहे हैं, आखिर इनकी उम्र क्या होगी। तेज होने के साथ इनके चलने की आवाज भी नहीं आती। और फिर वो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए कहता है मैं तुम्हें ठीक करने के बाद तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा मैं और परिवार वालों के लिए नहीं कर पाया। और भागते हुए कुरोको दाकी-सान के घर पहुंच जाते हैं। तांजीरो कहता है क्या अब आप मुझे सिखाने के लिए लायक समझते हैं। कुरोको दाकी-सान कहते हैं तुम्हें टेस्ट तो अभी देना पड़ेगा, तुम्हारा टेस्ट तो अभी शुरू होगा, तुम्हें पहाड़ चढ़ना होगा। फिर तांजीरो नेज़ुको को घर के अंदर उस हालत में छोड़ देता है और कुरोको दाकी-सान से कहता है। कुरोको दाकी-सान कहते हैं तुम अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो, तुम्हारी छोटी बहन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान और तांजीरो को पहाड़ पर चलते हुए दिखाया जाता है। तांजीरो चलता हुआ सोच रहा होता है मैं थक गया हूँ, मेरे पैर चलने की ताकत नहीं है। तभी कुरोको दाकी-सान तांजीरो से कहते हैं अब यहाँ से पहाड़ उतरो और सीधे मेरे घर आओ, इस बार मैं सुबह होने का इंतजार नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो अचानक से गायब हो जाते हैं। तांजीरो सोचता है बस इतना ही करना है। तांजीरो सोचता है मुझे बस सुबह होने से पहले उनके घर पहुंचना है, ये तो काफी ज्यादा आसान है। कुरोको दाकी-सान की महक मुझे याद है। भागते हुए पहाड़ से उतरने लगता है, पर हम देखते हैं वहाँ काफी सारे ट्रैप बिछे होते हैं। तांजीरो एक के बाद एक गड्ढे में गिरते जाता है। तांजीरो समझ जाता है कि यहाँ उसे काफी ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह जगह जाल बिछाए गए हैं। और फिर सारे ट्रैप से बचते हुए और हंसते हुए तांजीरो पहाड़ी से उतरने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुरोको दाकी-सान को दिखाया जाता है जो कि नेज़ुको के सामने बैठे होते हैं। और फिर तभी वहाँ तांजीरो घायल हालात में आता है और कहता है मैं घर वापस आ गया। और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत में हम कुरोको दाकी-सान को बताते हुए सुनते हैं डेमन स्लेयर्स के ग्रुप के बारे में। वो बताते हैं डेमन स्लेयर्स की आर्मी की में करीब 100 लोग हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे सरकार नहीं मानती, लेकिन ये आर्मी सालों पहले बनी हुई है और ये डिमंस का आर्ज भी शिकार करती है। पर डेमन स्लेयर्स की आर्मी का लीडर कौन है आज तक किसी को नहीं पता लगा। ये बात हमेशा राजी रहती है। डेमन का खाना इंसान होते हैं, इंसानों को मारकर खाते हैं। ये कब और कहां से आएंगे ये कोई नहीं जानता। उसके पास खुद को ठीक करने के अलावा और भी कई सारी मैजिकल पावर्स होती है। सूरज की रोशनी
और बस एक खास तरह की तलवार से इन्हें मारा जा सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को पहाड़ से काफी तेजी से उतरते हुए दिखाया जाता है। वो कुरोको ताकी-सान की बात को याद करते हुए जा रहा होता है। कुरोको ताकी-सान तांजीरो को समझा रहे होते हैं डिमन स्लेयर्स की आर्मी में जुड़ने के लिए तुम्हें फुजिकोकासाने पहाड़ पर होने वाले फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना होगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम्हें तैयार होना होगा, और तुम तैयार हो या नहीं ये मैं तय करूंगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, तांजीरो अभी उस पहाड़ की ट्रैप से बचकर उतर रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है अगर मुझे फाइनल सिलेक्शन में जिंदा रहना है तो मुझे काफी मेहनत करनी होगी और रोज पहाड़ से उतरने की प्रैक्टिस करनी भी होगी। फिर हम देखते हैं रोज रोज पहाड़ी चढ़ने उतरने की वजह से तांजीरो ट्रैप से बचने में माहिर हो चुका होता है और काफी आसानी से बच रहा होता है। तांजीरो कहता है जैसे जैसे मेरी बॉडी की ताकत बढ़ रही है मेरे सूंघने की ताकत बढ़ती जा रही है और अब अलग अलग स्मेल में पहचान सकता हूँ, पर अब ट्रैप्स भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट पर होते जा रहे हैं। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है, तांजीरो बताता है आज मैं कटाना लेकर दौड़ने वाला हूँ पर ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जैसे जैसे मेरे शरीर का बोझ उठा रहा हूँ मैं जाल में फंसता जा रहा हूँ। फिर हमें तीसरे दिन को दिखाया जाता है, तांजीरो कहता है आज मैं कटाला चलाने की प्रैक्टिस करूंगा। वैसे तो मैं रोज ही करता हूँ पहाड़ी से उतरने के बाद जब तक मेरे हाथ न टूट जाए। हम देखते हैं ये सब कुछ तांजीरो अपने नोट्स में लिख रहा होता है। फिर हम कुरोको ताकी-सान को देखते हैं, वो कटाना के बारे में तांजीरो को बता रहे होते हैं। कटाना आसानी से टूट जाती है, ये लंबाई से मजबूत होती है पर चौड़ाई से कमजोर होती है, इसलिए कटाना को बिल्कुल सीधा जोर लगाना पड़ता है। अगर तुम्हारी कटाना टूट गई तो हो सकता है तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाए। फिर हम तांजीरो को चौथे दिन के बारे में बताता हुआ सुनते हैं। वो कहता है आज मैं बस गिर ही रहा था, हमें जैसा भी गिराया जाए हमें अपना बैलेंस बनाए रखना है और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने अपने कटाना उठाई और कुरोको ताकी-सान की तरफ आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कुरोको ताकी-सान खाली हाथ थे और वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने मुझे हमेशा हवा में उछाल देते थे और मैं सीधा जमीन पर गिरता था। फिर तांजीरो 5वें दिन के बारे में लिखता है आज मैं कुछ ब्रीदिंग टेक्निक सीखूंगा जैसे टोटल कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग। और फिर हमें कुरोको ताकी-सान कहते हुए देखते हैं मैं तुम्हें वाटर ब्रीदिंग के सभी 10 टेक्निक सिखाऊंगा। तुम्हारे शरीर के सभी कोनों में ऑक्सीजन को फैला देना जिससे तुम्हारा ज्यादा देर तक सांस रोकने में मदद मिले और ये तुम्हारे शरीर को जख्मों से सुधारने और दिमाग को सक्रिय करने के लिए मदद करेगा। फिर वो कहते हैं अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा को ढीला करो और निचले हिस्से को मजबूत करो। और फिर कहते हैं चलो अब सांस लो। फिर तांजीरो अजीब तरह से सांस लेता है। कुरोको ताकी-सान तांजीरो को मारते हुए कहते हैं ऐसे नहीं, और फिर वो उससे कुछ फॉर्म्स सिखाते हैं। वो तांजीरो एक भी फॉर्म्स ठीक से नहीं कर पाता। तांजीरो कहता है उन्होंने मुझे अपने पेट पर ताकत ना लगाने के लिए काफी डांटा और मुझे पेट पर काफी जोर जोर से मारा। उसके बाद उन्होंने मुझे पानी से मिलने को कहा और हम देखते हैं तांजीरो को पानी में प्रैक्टिस करते हुए वो काफी तकलीफ झेल रहा होता है। तांजीरो कहता है यहाँ मेरी ट्रेनिंग जारी रही और नेजुको बेहोश हुए 6 महीने हो गए थे। कुरोको ताकी-सान ने उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाया पर उसकी बीमारी का पता नहीं लगा। नेजुको ऐसे पूरे समय सोना काफी ज्यादा अजीब है। मुझे डर लगता था अगर मेरी सुबह आंख खोले और नेजुको की सांसें थम गई तो क्या होगा। मुझे ये डर हमेशा सताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं तांजीरो काफी तेजी से पहाड़ उतर रहा होता है और बताता है पहाड़ उतरने की ट्रेनिंग और खतरनाक हो गई है। मुझे यहाँ ट्रेनिंग करने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे वहाँ ट्रेनिंग करनी है जहाँ हवा काफी कम है। ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे लगा है कि मैं मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं तांजीरो काफी अच्छी तलवारबाजी सीख चुका होता है। कुरोको ताकी-सान तांजीरो से कहते हैं अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तांजीरो कहता है सागिरी पहाड़ पर मुझे 1 साल हो गया था। कुरोको ताकी-सान कहते हैं अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, देखते हैं तुमने जो सीखा तुमने उसमें महारत हासिल कर पाया है या नहीं। और फिर तांजीरो को अपने पीछे आने को कहते हैं। वो उसे एक काफी बड़े पत्थर के पास लेकर आते हैं और कहते हैं तुम इस पत्थर को काट दोगे 2 टुकड़ों में तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दूंगा। तांजीरो सोचता है पत्थर को क्या काटा जा सकता है, क्या मैं इसे कटाना से काट पाऊंगा? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, मेरी कटाना टूट जाएगी। और फिर कुरोको ताकी-सान वहां से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर तांजीरो बताता है उस दिन के बाद से कुरोको ताकी-सान ने मुझे सिखाना बंद कर दिया। और फिर तांजीरो अपनी शॉट को उठाता है और उससे पत्थर पर हमला करता है, पर उस हमले से उस पत्थर पर एक खरोच तक नहीं आता। तांजीरो उस दिन से कहता है मैं कुरोको ताकी-सान की सिखाई हर चीज का इस्तेमाल करूंगा। मैंने लगातार प्रैक्टिस की, सांस रोकने की भी और शरीर को लचीला बनाने की भी। अच्छा हुआ मैंने इन सभी के नोट्स बनाए
लेकिन 6 महीने बाद भी वो उस पत्थर को नहीं काट पाया। उससे लगता है कि उसके और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है। तांजीरो मेहनत करते हुए सोचता है क्या मैं ये कर पाऊंगा, नेजुको को क्या मैं बचा पाऊंगा। तांजीरो फिर से कोशिश करता है पर उस पत्थर पर फिर से कोई स्क्रैच नहीं आता और उस पत्थर को अपना सर मारने लगता है। और फिर तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो कहता है चुप हो जाओ, एक मर्द को रोना नहीं चाहिए, थोड़ी शर्म करो। तांजीरो उसे देखकर सोचता है ये कब आया, इसकी तो महक भी नहीं आई, और ये फॉक्स मास्क। वो लड़का कहता है चाहे कितना भी मुश्किल हो इसे बर्दाश्त करो, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो। और जाकर तांजीरो पर हमला करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। तांजीरो खुद को संभालता हुआ खड़ा होता है। फिर वो लड़का तांजीरो से कहता है तुम अभी भी कमजोर हो और नासमझ हो, ये असली मर्द की खूबियां नहीं होती। तांजीरो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। वो लड़का कहता है यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ। तांजीरो कहता है मैं तुम प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो लड़का कहता है कब तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हारा कोई मकसद है क्या। और कहते हैं आओ मुझ पर हमला करो। तांजीरो कहता है मेरी कटाना असली है और तुम्हारी लकड़ी की। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा फिक्र करने के लिए शुक्रिया, और तुम्हें लगता है तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो। और काफी तेजी से तांजीरो के पास जाकर हमला करता हुआ कहता है उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि मैं पत्थर भी काट चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़का तांजीरो को एक अटैक करता है और उसे हरा देता है और कहता है तुमने अभी भी कुछ नहीं सीखा, तुम्हारा अब तक सब कुछ वैसा ही है, तुम किसी चीज पर काबू नहीं कर पा रहे। और खासकर ओकादा किसान की सिखाई हुई ब्रीदिंग टेक्निक टोटल कॉन्सेंट्रेट ब्रीदिंग पर। तांजीरो अपने मन में सोचता है ये वो ओकादा किसान को जानता है। वो लड़का तांजीरो से कहता है तुमने इन्हें बस याद रख लिया है, अपनाया नहीं है, तुमने अपने शरीर को भी कुछ नहीं सिखाया। तुम पहले 1.5 साल से आखिर कर क्या रहे थे, अपने शरीर पर गांठ बांध लो, वो भी इस तरह कि तुम उसे ओकादा किसान की सिखाई चीजों को कभी न भूल पाओ। तांजीरो कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें बढ़ना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, और उसे हमला करते हुए बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को और वो लड़का उससे कह रहा होता है अब मैं बाकी सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। वो लड़की कहती है हाँ ठीक है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तांजीरो अभी बेहोश होता है और अभी उठता है। वो उस लड़की को देखता है और उठकर कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कहती है तुम ठीक तो हो ना। तांजीरो उस लड़की से पूछता है क्या तुमने सब कुछ देखा, इतनी अच्छी तलवारबाजी थी, उसका एक भी हमला खाली नहीं गया, वो बहुत बढ़िया था और शानदार था, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं वैसा बन पाऊंगा। वो लड़की कहती है बिल्कुल बन पाओगे, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। तांजीरो उस लड़की को देखकर सोचता है यह कितनी प्यारी है और पूछता है जरा बताओगी तुम आखिर हो कौन। तांजीरो कहता है उस लड़की ने अपना नाम माकुमो बताया और बताया उस लड़के का नाम साबितो है। और उसके बाद माकुमो ने मुझे मेरी गलतियां बताई और वो कहाँ से आई है और यहाँ क्या कर रही है, ये सब पूछने पर वो कोई जवाब नहीं देती। फिर हम माकुमो को देखते हैं जो कह रही होती है हम दोनों ओकादा किसान को बहुत पसंद करते हैं। तांजीरो कहता है माकुमो बस यही कहती है। वो लड़का और माकुमो भाई बहन नहीं है, इन दोनों अनाथ बच्चों को ओकादा किसान ने पाला है, पर माकुमो सभी बच्चों से अलग थी, उसका बात बड़ी बहकी सी होती थी। माकुमो बताती है टोटल कॉन्सेंट्रेट से पूरे शरीर में खून की और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऐसा होने पर शरीर की गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए तुम इंसान होते हुए भी डीमन की तरह ताकतवर हो जाते हो। मतलब ये कि इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं और सांस ज्यादा देर तक अंदर रहती है और उससे खून की तेजी बढ़ जाती है और आप ताकतवर हो जाते हैं। तांजीरो कहते हैं इसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही और बोलता है मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। माकुमो कहती है खूब मेहनत करना, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। और हम देखते हैं तांजीरो प्रैक्टिस करता है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके वो साबितो को चैलेंज कर देता है, पर वो हर बार हार जाता है। और फिर हम देखते हैं उस पहली लड़ाई के 6 महीने बाद तांजीरो और साबितो आमने सामने खड़े होते हैं। फिर वो दोनों ही अपना अटैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर इस बार तांजीरो की स्वॉर्ड पहले चलती है और साबितो के मास्क को चीर देती है। और ये देखकर साबितो हल्का सा मुस्कुराता है। और फिर हम माकुमो को देखते हैं जो कहती है अपने ट्रेनिंग को कभी मत भूलना, और ये दोनों गायब हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं तांजीरो ने उस पहाड़ जैसे पत्थर को भी काट दिया होता है। और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तुम एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं तांजीरो को जो कि साबितो को हरा दिया था और वो कहता है मैं इसलिए जीता क्योंकि मुझे उसकी कमजोरी की डोर की महक आ गई थी। किसी के साथ लड़ते हुए मुझे एक महक आती है और वो रस्सी नजर आती है जो कि उसकी कमजोरी है। डोरी और मेरी कटाना एक रस्सी से जुड़ जाती है और फिर सब दिखने लगता है। मेरी तलवार उजाला करती है और उस कमजोरी वाले रस्सी पर हमला करके काट देती है। और हम देखते हैं ये सभी बातें तांजीरो उस पत्थर के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं उराकोदाको-सान को जो कि चलते हुए पीछे से आते हैं और तांजीरो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। उराकोदाको-सान तांजीरो से कहते हैं मेरा तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन में ले जाने का कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि मैं और बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे लगा था तुम इस पत्थर को कभी नहीं काट पाओगे पर तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तांजीरो तुम एक बहुत ही काबिल बच्चे हो। और फिर ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर उराकोदाको-सान के गले से लग जाता है। उराकोदाको-सान उसे वादा करने को कहते हैं कि वो फाइनल सिलेक्शन में सही सलामत वापस आएगा और मैं तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उराकोदाको-सान की काफी सारे डिश बनाई होती है। तांजीरो उनसे पूछता है आखिर ये सब कुछ किस लिए। उराकोदाको-सान कहता है ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में है और पेट भर के खाओ। और ये तांजीरो खाने के लिए देते हैं। तांजीरो उन्हें शुक्रिया कहता है। उराकोदाको-सान अपने मन में सोचते हैं तांजीरो मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब इसके आगे तुम्हें इससे भी कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ परेशानियां और अंधेरे ही होंगे तुम्हारी जिंदगी में। कम से कम आज की रात तुम बिना किसी फिक्र के चैन के आराम करो। फिर तांजीरो अपने आराम से खाना खाकर बाल काट कर सुबह के लिए तैयार होने लगता है। और फिर उराकोदाको-सान तांजीरो से पूछते हैं तुम्हें खाना कैसा लगा। तांजीरो जवाब देता है बहुत अच्छा, मैंने ऐसा खाना बरसों से नहीं खाया था। उराकोदाको-सान उससे बोलते हैं तुम्हारे जैसे बढ़ते शरीर वाले बच्चों को ताकत देने वाले पौष्टिक आहार खाना चाहिए क्योंकि डीमन भी इसी तरह ताकतवर बनते हैं। ये बात याद रखना कि डीमन जितना ज्यादा लोगों का शिकार करेंगे वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ताकतवर होने के लिए साथ साथ उनके शरीर में भी काफी ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। फिर वो मैजिक पावर्स को भी हासिल कर लेते हैं। अगर तुम्हारी नाक तेज हो जाए तो तुम पता चल जाएगा कि डीमन कितने लोगों को खा चुका है। और फिर उनको उराकोदाको-सान तांजीरो से एक मास्क देते हैं और कहते हैं ये एक खास तरह का मास्क है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये मास्क तुम्हें हमेशा बुरी नजर से बचा कर रखेगा। फिर तांजीरो उस मास्क को रख लेता है अपने पास। और फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं तांजीरो अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता है और फिर तांजीरो नेज़ुको के पास जाता है। नेज़ुको अभी भी सोई होती है। तांजीरो नेज़ुको का हाथ पकड़ कर कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तांजीरो को फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हुए तैयार होते हुए दिखाया जाता है। उराकोदाको-सान कहते हैं देखो तुम अपनी बहन की फिक्र मत करना, उसकी अच्छे से ध्यान रखूंगा मैं। तांजीरो उराकोदाको-सान को शुक्रिया करता है और कहता है मैं जल्दी ही लौटूंगा। और फिर दौड़ता हुआ चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर साबितो और मोमो को शुक्रिया करने को कहता है। और ये बात सुनकर उराकोदाको-सान पूरी तरह चौंक जाते हैं और सोचते हैं तांजीरो उन दोनों को कैसे जानता है, वो दोनों तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर रात हो जाती है। हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि फाइनल सिलेक्शन वाले जगह पर पहुंचने वाला होता है और उसके चारों तरफ रेस्टेरिया के काफी सारे पौधे होते हैं। तांजीरो उन्हें देखकर कहता है ये फूल कितने सुंदर है। और फिर वो कुछ दूर आगे जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस जगह पर काफी सारे कॉम्पिटिटर हैं। और वो जो आगे बढ़ता है तो उसे दो लड़कियां दिखती है जो कह रही होती है सभी कॉन्टेस्टेंट को होने वाले फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए स्वागत है। फिर वो दूसरी लड़की कहती है इस फुजिकासाने पहाड़ पर हमारे पास कई सारे डीमंस है जिसे हमारे हंटर्स ने बंदी बना कर रखा है जो कि बाहर नहीं निकल सकते। वो यहाँ के कैद हैं इसलिए क्योंकि फेस्टेरिया के फूल जिनसे सभी डीमंस डरते हैं पहाड़ों के चारों तरफ खिलते हैं। वो फूल ऊपर से लेकर नीचे तक फैले हुए हैं लेकिन अब पहाड़ से फेस्टेरिया के फूल खिलना बंद हो जाएंगे इसलिए डीमंस यहाँ आएंगे। अगर आप यहाँ 7 दिन तक जिंदा रह पाएंगे तो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए चुन लिया जाएगा। और फिर वो दोनों लड़कियां उन सभी को सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट कहती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तांजीरो को भागते हुए दिखाया जाता है। वो भागता हुआ सोच रहा होता है बस 7 दिन, मुझे बस 7 दिन किसी तरह जिंदा रहना पड़ेगा पर सबसे पहले मैं आज की रात काटनी होगी और सूरज निकलते ही डीमंस कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर मैं थोड़ा आराम भी कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे पूर्व की तरफ जाना होगा जहाँ से सूरज निकलता है, उसी दिशा में जाना होगा। और फिर वो भागते हुए पूर्व की तरफ जाने लगता है। उसे किसी डीमन की स्मेल आती है और तांजीरो रुक जाता है और अपने चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है। तांजीरो को महक की दिशा समझ नहीं आ रही होती
इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा होता है। और फिर अचानक से उसके ऊपर डीमन ऊपर से हमला करते हैं और तांजीरो उस हमले से बच जाता है। और फिर एक दूसरा डीमन उसे पीछे से हमला करता है, पर तांजीरो उसके हमले से भी बच जाता है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों डीमन आपस में लड़ने लगते हैं कि आखिर तांजीरो को कौन मारेगा। और यहाँ तांजीरो सोच रहा होता है वो दोनों डीमन एक साथ कैसे लड़ेगा। और फिर वो दोनों ही एक साथ तांजीरो पर हमला कर देते हैं, पर तांजीरो काफी आसानी से उन्हें मार देता है अपनी ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके। और फिर उन्हें मारने के बाद तांजीरो खुद से कहता है मैंने डीमंस को मार दिया, इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। तांजीरो कहता है उरोकोदा किसान की दी हुई तलवार से काटने पर हड्डियां भी नहीं बचती। फिर वो उरोकोदा किसान की बात को याद करने लगता है। उरोकोदा किसान तांजीरो से कह रहे होते हैं डीमन का सर सबसे कमजोर हिस्सा होता है, उसकी गर्दन पर हमला करने से उन्हें मारा जा सकता है, पर नॉर्मल कटाना से मारने पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। तांजीरो पूछता है फिर उन्हें कैसे मारा जा सकता है। उरोकोदा किसान कहते हैं डेमन स्लेयर्स की आर्मी के सभी कटाना एक खास तरह के मेटल से बनते हैं, जिससे ही सिर्फ इस डीमन को मारा जा सकता है, और ऐसी कटाना को निचलिन कटाना कहते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तांजीरो अपनी शॉट को अंदर रखते हुए उन डीमन के लिए प्रार्थना करता है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और फिर उन सभी को, और फिर तभी उसे काफी ज्यादा गंदी बदबू आती है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो भागते हुए जा रहा होता है और कहता है इस चीज की मैंने सोची नहीं थी, वो यहाँ क्या कर रहा है। और जब तांजीरो उसे देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं एक काफी बड़े डीमन को जिसके काफी सारे हाथ होते हैं। तांजीरो उसे देखकर सोचता है आखिर ये क्या चीज है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें साबितो और मोकोमो को दिखाया जाता है। मोकोमो कहती है साबितो तांजीरो उस डीमन को मार तो पाएगा ना। साबितो कहता है मुझे नहीं पता, चाहे कोई कितनी भी तैयारी कर ले, पर तुम्हें तो पता है वो उसके लिए कमी होगी, ये बात तो तुम भी जानती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है तांजीरो की तरफ, हमें उस लड़के को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे वो बड़ा वाला मॉन्स्टर पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं उस डीमन को जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, और उसके हाथ में भी एक बच्चा होता है जो कि मर चुका होता है। और वो डीमन उस बच्चे को खा लेता है और उसे खाकर वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो का और उस लड़के का ये देखकर काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका होता है। वो लड़का वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो डीमन अपने हाथ को लंबा करके उसे पकड़ लेता है। और यहाँ तांजीरो डर के मारे कांप रहा होता है, पर वो सोचता है मुझे उसकी मदद करनी होगी, अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ। और फिर वो कूद कर उस डीमन को जाता है और अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक का सेकंड फॉर्म यूज करके उसे डीमन के हाथ को काट देता है, जिस हाथ में उस डीमन ने उस लड़के को पकड़ रखा था। वो डीमन तांजीरो की तलवार को देखकर कहता है अरे वाह तुम फिर आ गए। तांजीरो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डीमन तांजीरो से पूछता है ये कौन सा युग चल रहा है। तांजीरो कहता है अभी तो ताइशु युग चल रहा है। और ये सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा पागल हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है फिर से मेरे यहाँ बंदी बनने के दौरान एक नया युग शुरू हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा उरोकोदाकी। तांजीरो उस डीमन से पूछता है क्या तुम उरोकोदाकी को जानते हो। वो डीमन कहता है मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, 47 साल पहले उसी ने मुझे यहाँ कैदी बनाया था, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस जमाने में वो डीमन का शिकार किया करता था, कहते युग में कि युग काल के समय। फिर वो पीछे वाला लड़का कहता है ये झूठ बोल रहा है, यहाँ पर बस ऐसे डीमन है जिसने 2 से 3 इंसानों को ही मारा है, इतने लंबे समय तक जिंदा रहना इस डीमन के बस की बात नहीं। फाइनल सिलेक्शन में मारे जाने वाले की डर से ये डीमन से खुद को ही खा रहे हैं। वो डीमन कहता है पर मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, इस पेस्टेरिया के सलाखों के अंदर मैंने तुम्हारे जैसे 50 बच्चों को खाया है। वो कहता है मैंने उरोकोदाकी के काफी सारे लोगों को निगल लिया है, मैंने कसम खाई है कि वो उसके सारे लोगों को खा जाऊंगा। और कहता है वो दोनों मेरे पसंदीदा शिकार थे, मुझे आज भी याद है उसमें से एक के बाल काफी अजीब रंग के थे और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था, उसके ऊपर एक दाग भी था। और दूसरी वो बच्ची जिसके मास्क पर फूल बना था, वो काफी ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी, पर हाँ वो काफी ज्यादा तेज थी। वो डीमन बताता है मैंने उस मास्क को देखकर पहचान लिया था कि वो उरोकोदा किसान का मास्क है, वो इसी तरह से अपने मास्क को अच्छे से तराशता है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और फिर ये सब बात सुनकर तांजीरो गुस्से में आकर उस डीमन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो काफी तेजी से उसके हाथों को काटता हुआ उसकी गर्दन के पास जाता है और उसी के गर्दन को काटने की कोशिश करता है, पर वो डीमन उसे एक पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है और तांजीरो वहां बेहोश हो जाता है। वो डीमन काफी खुश होता है कि उसने उरोकोदाकी के एक और स्टूडेंट को मार दिया। हम देखते हैं तांजीरो को जो कि अपने कॉन्शियस माइंड में होता है और उसका भाई उसे आवाज लगा रहा होता है।
तभी तांजीरो उस डीमन के हमला करने से पहले वहाँ से हट जाता है। और फिर हम देखते हैं तांजीरो की और इस डीमन की काफी तगड़ी लड़ाई की। वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मोकुनो और साबितो को दिखाया जाता है। वो कहती है लगता है तांजीरो भी हार जाएगा। साबितो मोकुनो से कहता है हार भी सकता है और जीत भी सकता है, बस एक काम है जो तांजीरो ने किया है। तांजीरो ने सबसे बड़े पत्थर को और सबसे मजबूत पत्थर को बीच से काटा है। और फिर हम वापस देखते तांजीरो को जो कि उस डीमन को सभी हमलों से बचता हुआ उसकी गर्दन की तरफ जा रहा होता है। वो डीमन सोचता है मेरी गर्दन काफी ज्यादा मजबूत है, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और जैसे ही ये मेरे गर्दन को काटने की कोशिश करेगा मैं इसका सर फोड़ दूंगा, बिल्कुल उस अजीब बाल वाले बच्चों की तरह। पर हम देखते हैं तांजीरो उसके गर्दन को काट देता है और यह एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है कि वो डीमन मरेगा या नहीं। तो अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तांजीरो ने उस बड़े वाले डीमन को हरा दिया था। वो डीमन मरता हुआ कहता है क्या खराब किस्मत है, आखिरी समय में भी मुझे डीमन स्लेयर का चेहरा देखना पड़ रहा है। और फिर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अंधेरे में बैठा होता है और वो बच्चा रो रहा होता है और कह रहा होता है मुझे डर लग रहा है, मुझे इस अंधेरे से डर लग रहा है। और फिर वो लड़का अपने बड़े भाई को आवाज लगाने लगता है और अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। और फिर हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन के सामने खड़ा होता है और प्रार्थना कर रहा होता है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। और तभी उस बच्चे का बड़ा भाई वहां पर आता है और वो अपने बड़े भाई की तरफ भागने लगता है। और वो बच्चा अपने बड़े भाई के पास पहुंचकर कहता है भैया मेरा हाथ पकड़ लो। उसको बड़ा भाई कहता है पकड़ना ही पड़ेगा, तुम इतने डरपोक जो हो। और फिर हमें पता चलता है ये बच्चा उसी बड़े वाले डीमन की सोल है। और फिर हमें डीमन को दिखाया जाता है, इसकी बॉडी पूरी तरह डिसअपीयर हो जाती है। फिर तांजीरो को उन सभी बच्चों की सोल दिखती है जिनको उस डीमन ने मारा था। तांजीरो कहता है मैं जीत गया, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सब अब वापस जा सकते हो, आत्मा बनकर ही सही, सकेरी पहाड़ की तरफ अपने प्यारे उरोकोदा किसान के पास। और फिर वो सभी सोल गायब हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन को पकड़कर पूछ रहा होता है एक डीमन को इंसान बनाने के लिए क्या करना होगा। वो डीमन उस पर हमला करता है और फिर तांजीरो उसे मार देता है। और वहां पर और दो डीमन आते हैं पर तांजीरो काफी आसानी से उन दोनों को भी मार देता है और भागता हुआ एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो उसको सूंघता है और हमें दिखाया जाता है वो फ्रस्टीरिया का पेड़ होता है। तांजीरो उन्हें देखकर राहत की सांस लेता है और कहता है क्या मैं बच गया। और फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं तांजीरो के साथ और 3 लोग होते हैं जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट को पूरा कर लिया होता है। तांजीरो सोचता है क्या अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं, शुरुआत में तो 20 लोग थे। और ये उस लड़के को याद करने लगता है जो कि उस डीमन के पास मिला था। तांजीरो सोचता है उस वक्त मैं बेहोश हो गया था इसलिए शायद उस बच्चे को नहीं बचा पाया। और फिर तांजीरो का बगल वाला लड़का कहता है मैं इस बार तो बच गया पर अगली बार नहीं बच पाऊंगा और पक्का मरूंगा। और फिर हमें उन्हीं 2 लड़कियों को दिखाया जाता है। वो आकर कहती है आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बधाई हो, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। फिर एक दूसरा लड़का कहता है तो बताओ और क्या करना होगा और फिर किधर है मेरी कटाना। वो लड़कियां बताती है सबसे पहले आप सभी को यूनिफॉर्म दी जाएगी, सबके शरीर का नाप लेकर यूनिफॉर्म सिलने के बाद उसमें आपकी रैंक लिखी जाएगी। यहाँ पर कुल मिलाकर 10 रैंक है जिसमें फिनोए फिनोतो, किनोए किनोतो, किचिनोए किचिनोतो, किचिनोए किचोनोता, मिजोए और मिजुनोतो है। इस समय आप सभी की रैंक सबसे छोटी है मिजुनोतो। वो लड़का कहता है मेरी कटाना कहाँ है। वो लड़कियां बताती है कटाना बनने वाले स्टील के लिए अपना तामा अकाने आज ही चुनिए। कटाना बनाने के काम में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे और उससे पहले आप सभी के साथ एक कासुगाई कौवा रहेगा। कासुगाई कौवा का यूज मैसेज पहुंचाने के लिए किया जाता है। और हम देखते हैं उस पीले बाल वाले लड़के को उसके पास स्पैरो आ जाती है। वो लड़का कहता है बंद करो ये बकवास, मुझे किसी कौवे की जरूरत नहीं, समझी। और फिर उस लड़की का बाल पकड़ते हुए कहता है मुझे बस मेरी कटाना चाहिए, मुझे इसी समय मेरी कटाना दे दो। पर तभी तांजीरो उस लड़के को हाथ पकड़ लेता है और उस लड़के को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़का कहता है अगर हिम्मत है तो तोड़ कर दिखाओ। और फिर तांजीरो उसके हाथ को काफी जोर से दबाता है और फिर वो लड़का उस लड़की को छोड़कर पीछे हट जाता है। वो दूसरी लड़की कहती है क्या आप लोग की बातें खत्म हो गई है और उन्हें मेटल चुनने के लिए कहती है। और फिर तांजीरो और बाकी सब लोग अपना अपना मैटर चुन लेते हैं। और फिर एक कौवा किसी को मैसेज दे रहा होता है कि इस बार 5 लोग बच गए हैं।
पर हमें उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो शख्स कहता है अच्छी खबर है, मेरे बच्चों की संख्या बढ़कर और भी ज्यादा हो गई है, पता नहीं वो कैसे शॉर्ट्समैन बनेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि लाठी की मदद से धीरे धीरे सागिरी पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। और वो अपने मन में सोचता है मैं ना समझता, कोई भी डिमन मुझसे बात करने के लिए तक तैयार नहीं था, वो मुझे देखते ही मारने के लिए आ रहे थे। और फिर हम देखते हैं रात हो जाती है, पर तांजीरो अपने घर पहुंच जाता है और तभी नेजुको घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलती है। और तांजीरो नेजुको को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है नेजुको तुम नींद से जाग गई। और फिर नेजुको तांजीरो के पास जाती है और उससे गले लग जाती है। और हम देखते हैं उरुकदा किसान को जो कि लकड़ी लेकर आ रहे होते हैं, पर वो तांजीरो को देखकर काफी हैरान होते हैं और उसके जाकर नेजुको को गले लगा लेते हैं और कहते हैं शाबाश तुम सही सलामत वापस आ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उरुकदा किसान और तांजीरो को बोनफायर के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो कहते हैं तो तुमने खतरनाक डिमन को मार दिया? तांजीरो हाँ कहता है। उरुकदा किसान कहते हैं शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लौट आ गए तांजीरो। और फिर उरुकदा किसान तांजीरो को बताते हैं कि डीमन कई तरह के होते हैं, कोई तो जादुई शक्तियां वाले डीमन भी होते हैं जो कि ब्लड डीमन आर्ट का यूज करते हैं, उन्हें मैजिक डीमन भी कहा जाता है। और आज के बाद शायद तुम्हें ऐसे ही डीमन का सामना करना पड़े। इन डीमन से लड़ना बाकी डीमन के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तांजीरो मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तांजीरो पूछता है नेजुको बाकी डीमन से अलग है, तो क्या ये वही ब्लड डीमन आर्ट है? उरुकदा किसान कहते हैं ऐसा नहीं है, ब्लड डीमन आर्ट का प्रकार नहीं है, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। पर शायद नेजुको इंसानों को खाने के बजाय सोकर अपने जख्मों को भर रही है और अपनी ताकत बढ़ा रही है। फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक आदमी को जिसके सर पर एक घंटी वाली टोपी होती है और वह तांजीरो के पास जाता है। तांजीरो उससे पूछता है आप कौन हैं? वो आदमी कहता है मेरा नाम आगा नेजुका है। कमादो तांजीरो की कटाना तैयार है और मैं उसे सौंपने आया हूँ। तांजीरो कहता है मेरा ही नाम तांजीरो है, आप अंदर आइए। आगा नेजुका कहता है ये निचलिन कटाना है और इसे मैंने बनाया है। और उस कटाना के बारे में काफी सारे बातें बताने लगता है, पर तांजीरो उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। उरुकदा किसान कहते हैं हमेशा की तरह ये दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आगा नेजुका कहता है देखो तुम्हारे बाल और आंख दोनों ही लाल हैं। आंख से जुड़े काम करने वाले परिवार में तुम्हारे जैसे लड़के का जन्म लेना ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, और अगर ऐसा है तो ये कटाना भी लाल हो जाएगी। और फिर वो लोग तांजीरो के हाथ में कटाना पकड़ा देते हैं और उसे निकाल कर देखने के लिए कहते हैं। और जब तांजीरो उस कटाना को अपने हाथ में लेता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है और ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तांजीरो पूछता है क्या काला रंग अच्छा नहीं होता और क्या ये बुराई का प्रतीक है? उरुकदा किसान कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, पर काला रंग उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना हम सोच रहे थे। और फिर तभी वहाँ एक कौवा आता है और बताता है तांजीरो तुम्हारे लिए एक मिशन है। तांजीरो जानकर हैरान होता है ये कौवा बोल भी सकता है। वो कौवा कहता है उत्तर पश्चिम की तरफ रवाना हो जाओ तांजीरो, जाओ वहाँ लड़कियां गायब हो रही हैं। और फिर हम देखते हैं एक कपल जो कि सुनसान गली में जा रही होती है और वहां पर अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है। और फिर हमारा एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म होता है कि उस लड़की को कौन गायब कर रहा है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि उत्तर पूर्व की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। उरुकदा की कहते हैं तांजीरो क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? और फिर तांजीरो हाँ कहता है। उरुकदा के कहते हैं तांजीरो अपने डीमन स्लेयर का पहला मिशन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तांजीरो अभी जो तुमने डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म पहनी है वो एक खास तरह की कपड़े से बनी है। इसमें सांस लेने में आसानी होती है क्योंकि ये नमी नहीं खींचती और आसानी से जल भी नहीं सकती और कोई भी नॉर्मल डीमन इसे फाड़ नहीं सकता। और ये भी याद रखना कि ये निचलिन कटाना भी अपने मालिक के मुताबिक रंग बदलती है और उन रंगों का अलग अलग खासियत होता है। पर काली तलवार फेमस ना होने की वजह से मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता और ज्यादा सुना भी नहीं, और ये इतनी कम है क्योंकि ये उन काबिल तलवारबाजों को मिलती है जो ज्यादा आगे नहीं जा पाते। तांजीरो कहता है मैं डीमन स्लेयर बनकर क्या करूंगा ये नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूँ कि मैं नेजुको को पहले जैसा कर दूंगा। और हम देखते हैं कि नेजुको भी ये सब बात सुन रही होती है। उरुकदा की कहते हैं हाँ तुम ये कर लोगे,
मुझे भी तुम पर पूरा यकीन है। और फिर उरोकोदाकी तांजीरो को एक खास तरह का बॉक्स देते हैं और कहते हैं दिन के उजाले में अपनी बहन को तुम इसी में रख देना। ये मिस क्लाउड फर नाम के एक खास लकड़ी से बनाई गई है जो काफी हल्की होती है और काफी मजबूत भी होती है क्योंकि इस पर पत्थर की खाल का लेप लगाया गया है। तांजीरो उरोकोदाकी का शुक्रिया करता है और जब वो उस बॉक्स को उठाता है तो वाकई में काफी ज्यादा हल्की होती है। और फिर वो बॉक्स लेकर तांजीरो नेजुको के पास जाता है और उसे अंदर बैठ जाने के लिए कहता है। फिर नेजुको अपनी हाइट छोटी करके उस बॉक्स में आ जाती है। तांजीरो कहता है नेजुको अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को और उरोकोदाकी को दिखाया जाता है बाहर में। तांजीरो कहता है तो चलिए अब मैं चलता हूँ, पर उरोकोदाकी उस दिन रुकने के लिए कहते हैं और फिर उरोकोदाकी उससे कॉलर को ठीक करते हैं और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं तुम ये कर सकते हो। और तांजीरो भी उन्हें शुक्रिया करता है। फिर तांजीरो निकल जाता है अपनी सफर पर। तांजीरो को रास्ते में चलता हुआ देखते हैं। तांजीरो नेजुको से पूछता है तुम ठीक तो हो ना नेजुको, पर नेजुको कोई भी जवाब नहीं देती। और फिर तांजीरो याद करता है कि उरोकोदाकी ने उसे बताया था कि नेजुको इंसान को मार के खाने के बजाय सोकर अपने और खुद को रिकवर करती है। तांजीरो कहता है ठीक है तुम आराम करो नेजुको। और फिर तांजीरो उसी शहर में पहुंच जाता है जहां से लड़कियां गायब हो रही थी। हम देखते हैं वो शहर सच में काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है और हमें यहाँ काफी चहल पहल होती है। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसको पिछले एपिसोड में हमने देखा था और इसी के साथ एक लड़की गायब हो गई थी। वो लड़का काफी खराब हालत में होता है और उसके लड़की को खोज रहा होता है। सभी लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं काजुमी सान को तो देखो अपना क्या हाल बना रखा है। सातो को गायब होने के बाद तब से ही इनके साथ यही हो रहा है। और ये बात तांजीरो भी सुन लेता है और फिर तांजीरो काजुमी के पास जाता है और कहता है मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है, अभी आप इसी वक्त मुझे सब कुछ बताइए। फिर काजुमी तांजीरो को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर उसके साथ वो लड़की गायब हुई थी। वो कहता है इसी जगह से सातो को गायब हुई थी। शायद तुम मेरा यकीन नहीं करोगे पर मैं सच बोल रहा हूँ। तांजीरो उसको कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर तांजीरो उस जगह को सूंघ कर देखता है और कहता है यहाँ मुझे डीमन की महक तो आ रही है पर ये काफी ज्यादा कम है, या कुछ तो गड़बड़ है। काजुमी तांजीरो को देखकर सोचता है आखिर ये लड़का है कौन। फिर वो याद करता है कि सातोको को गायब होने वाली बात उसके घर वालों को पता चल गई है। पर हम देखते हैं कि सातोको के पेरेंट्स उसकी बात को विश्वास नहीं कर रहे होते और काजुमी को काफी बुरी तरह मारते हैं और काजुमी उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं तांजीरो को जो कि इस डीमन को सूंघकर उसका पता लगा रहा होता है। काजुमी फिर से कहता है मेरा भरोसा करो वो सच में यहीं से गायब हुई थी। तांजीरो कहता है मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वापस इस जगह पर आया हूँ। और फिर उस लड़की को ढूंढते हुए रात हो जाती है। काजुमी कहता है क्या तुम रात को भी उसे ढूंढने वाले हो, क्योंकि बहुत देर हो गई है। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ आए पर अभी हम आराम कर लेना चाहिए, हम कल सुबह सातोमो को ढूंढेंगे। तांजीरो कहता है वो डीमन सिर्फ रात में ही निकलता है इसलिए हमें देर बिल्कुल नहीं कर सकते। और कहता है यहाँ मुझे एक नई महक आ रही है, इसका मतलब वो डीमन आसपास ही है। काजुमा तांजीरो से पूछता है कहीं तुम सच में तो डीमन स्लेयर नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर को दिखाया जाता है और वहाँ उस घर में एक आवाज आता है देखो बाहर खतरा है, अगर कोई जरूरी काम ना हो तो तुम बाहर मत निकलना। वो लड़की कहती है ठीक है माँ आप सो जाइए। और फिर वो लड़की अपने रूम की तरफ जाने लगती है पर हम देखते हैं एक डीमन की परछाई उस लड़की का पीछा कर रही होती है। वो लड़की जैसे ही अपने रूम में जाती है वो डीमन भी उस लड़की के पीछे चला जाता है। हम देखते हैं वो लड़की अपने सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाती है और सोचती है पता नहीं अगवा की गई लड़कियां कैसी होंगी, उम्मीद करती हूँ वो अच्छी हो। और तभी हम देखते हैं वो डीमन अपने शैडिको साइज को बड़ा करके उस लड़की को अपने अंदर समाने लगता है और उसका मुंह भी दबा देता है ताकि वो चिल्ला ना सके। और इस बात का पता तांजीरो को भी चल जाता है और वो काफी से तेजी से भागने लगता है। काजुमी तांजीरो से पूछता है क्या हुआ, तुम कहाँ भाग रहे हो। और तांजीरो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और काजुमी कहता है ये काफी ज्यादा तेज है। और यहाँ तांजीरो भागते हुए बोल रहा होता है ये महक तेज होती जा रही है, वो डीमन बाहर आ गया है। फिर तांजीरो एक काफी ऊंची जंप लगाता है और ये देखकर पीछे से भागकर आ रहा काजुमी हैरान हो जाता है और सोचता है ये सच में डीमन स्लेयर की फौज से ही है। और फिर हम देखते हैं तांजीरो उस डीमन का पीछा करते हुए उसी गली पर आ जाता है और कहता है यहीं पर वो अब भी अंदर ही है। और फिर अपनी कटाना निकाल कर सोचता है यहाँ दो तरह की महक की खुशबू आ रही है, एक डीमन की और साथ ही एक लड़के की, पर कोई नजर नहीं आ रहा। पर तांजीरो नोटिस करता है कि सबसे तेज महक वहां पर एक जमीन से आ रही है।
फिर तांजीरो वहीं पर अपनी शॉट धंसा देता है और वहां से वही लड़की बाहर आती है। तांजीरो बिना किसी देरी के उस लड़की को ऊपर खींच लेता है, पर वो डीमन उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। उस लड़की का कपड़ा थोड़ा सा फट जाता है और फिर हम उस डीमन को ऊपर आकर देखते हैं। तांजीरो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मैजिकल डीमन है। फिर तांजीरो उरोकोदाके की बात को याद करता है, जो कि बता रहे होते हैं कुछ जादुई शक्ति वाले डीमन होते हैं जो ब्लड डीमन आर्ट का यूज करते हैं, और आज के बाद शायद तुम्हें ऐसे डीमन का सामना करना पड़ सकता है। तांजीरो उस डीमन से पूछता है अगवा की गई सारी लड़कियां कहाँ हैं, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। पर वो डीमन कोई जवाब नहीं देता, बस अपने दांतों को अजीब तरीके से पीसने लगता है और वापस जमीन के अंदर चला जाता है। काजुमी कहता है आखिर वो क्या था। तांजीरो उस लड़की को काजुमो को देता है और कहता है आप मेरे पास ही रहिएगा, नहीं तो मैं आपके बचा नहीं पाऊंगा। तांजीरो अपने मन में सोचता है ये डीमन दीवार या जमीन कहीं से भी बाहर आ सकता है, या शायद वो अचानक से बीच हवा से ही बाहर निकल जाए। लेकिन जब ये डीमन अंदर छुप जाता है फिर भी उसकी महक आती रहती है। फिर तांजीरो अपने सूंघने की शक्ति का यूज करके उस डीमन का पता लगाने लगता है और उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि 3 डीमन होते हैं जो कि तांजीरो को पैर पर हमला करते हैं, पर तांजीरो कूद कर वहाँ से पीछे हट जाता है। पर वो डीमन फिर से हमला करते हैं तो तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग का 8th फॉर्म यूज करके उन पर हमला करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उरोकोदाकी और तांजीरो को बैठा हुआ दिखाया जाता है। उरोकोदाकी कहते हैं तांजीरो दुनिया में बस एक ही डीमन है जो अपने खून का यूज करके इंसानों को डीमन बना सकता है। आज से 1000 साल पहले वो डीमन बनाने वाला पहला इंसान था। इसका मतलब ये है कि वही तुम्हारे परिवार का अपराधी है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ही तुम्हारी बहन को ठीक करने का रास्ता पता होगा। और फिर उरोकोदाकी उस डीमन का नाम बताते हैं कि बित्सुजी मुजान, और तभी सीन तांजीरो की तरफ वापस शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तांजीरो जिसने हमला किया होता है और सिर्फ उन डीमन के हाथ ही काट पाता है। तांजीरो कहता है मैं किसी के भी कमजोर हिस्सों को काट नहीं पाया क्योंकि मैंने ऊपर में ही अपना फॉर्म बदल दिया था। फिर वो डीमन वापस अंदर चले जाते हैं और तांजीरो भी पीछे हट जाता है और अपने मन में सोचता है तीनों मॉन्स्टर की महक एक जैसी है। उरोकोदाकी ने बताया था कि डीमन ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है कि डीमन ने खुद को 3 हिस्सों में बांट लिया है। मुझे इन दोनों को बचाने के साथ उस डीमन को मारना भी होगा और मैं हार नहीं सकता। मुझे कुछ भी करके मुजान के बारे में पूछना है और डीमन को इंसान में बदलने का तरीका भी। फिर वो डीमन उस लड़की के लिए काजुमी पर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है। तांजीरो उस पर काफी हमले करता है पर वो डीमन सभी हमलों से बच जाता है। वो डीमन दूर हो जाता है। तांजीरो सोचता है मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता और ना ही अपनी पूरी शक्ति का यूज कर सकता हूँ क्योंकि उससे इन्हें भी चोट लग सकती है। तो डीमन कहता है ये लड़के तुम बीच में मत पड़ो, अगर और देर कर दी तो लड़कियां बेस्वाद हो जाएंगी। ये लड़की 16 साल की हो चुकी है, अगर मैंने इसे जल्दी नहीं खाया तो इसका स्वाद खराब हो जाएगा। फिर एक डीमन तांजीरो के पीछे आकर कहता है दूसरे वाले डीमन से जरा सोचो और शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। क्या फर्क पड़ता है अगर हम इस लड़की को नहीं खा पाए, फिर भी हमने काफी सारी लड़कियां खा ली है। पर वो तीसरा वाला डीमन नहीं मानता और कहता है मुझे और भी लड़कियां खानी है, मुझे अभी भी भूख लगी है। काजुमी उस डीमन से पूछता है 2-3 दिन पहले तुमने एक लड़की अगवा की थी, उसे मुझे लौटा दो। फिर वो डीमन काफी सारे हेयर बैंड दिखाता है और कहता है अगर इस ट्रॉफी में तुम्हारी लड़की के हेयर बैंड है तो हमने तो उसे पहले ही खा लिया है। और काजुमी उस लड़की के भी हेयर पिन को देखकर रोने लगता है और उस लड़की को याद करने लगता है। हम देखते हैं तांजीरो पर वो डीमन फिर से हमला करने लगता है, पर तांजीरो उसके हमलों से बचकर वापस उन पर हमला करता है। फिर एक डीमन दीवार पर ऊपर से हमला करता है। तांजीरो कहता है मैं दीवार के काफी ज्यादा करीब हूँ, पर जैसे तैसे तांजीरो उस डीमन के हमले से बच जाता है। एक डीमन तो तांजीरो की तरफ पहुंचने ही वाला होता है, पर तभी नेजुको बॉक्स का दरवाजा खोलकर उस डीमन को एक जोर का लात मारती है और वो डीमन दूर जाकर गिरता है और कहता है तुम्हारे साथ एक डीमन है, ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं नेजुको जिसको काजुमी और उस लड़की में अपने भाई बहन दिख रहे होते हैं। फिर सीन पास्ट में जाता है, हमें उरोकोदाकी और तांजीरो को बात करते हुए दिखाया जाता है। उरोकोदाकी कहते हैं मैंने नेजुको पर एक जादू कर दिया है और उससे कहा है कि सारे इंसान तुम्हारे परिवार हैं और सारे डीमन तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें सभी दुश्मनों को मारना है और अपने परिवार की हिफाजत करनी है। और फिर हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था।
नेजुको उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो डीमन काफी तेजी से जमीन के अंदर चला जाता है और बच जाता है। पर हम देखते हैं नेजुको का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ की जमीन पूरी तरह टूट जाती है। वो डीमन नेजुको को अपने पीछे आने के लिए उकसाता है, लेकिन तांजीरो उसे मना कर देता है और अपने पास बुला लेता है। पर नेजुको जब वापस आ रही होती है तो वो डीमन अचानक से जमीन के अंदर से निकलकर उस पर हमला कर देता है। नेजुको काफी आसानी से उसके हमले से बच जाती है और तांजीरो के पास आ जाती है। तांजीरो अपने मन में सोचता है, वो रोकाताके ने मुझे बताया था कि नेजुको इस समय एक डीमन है, इस समय वो इतनी कमजोर नहीं है कि उसे लड़ने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़े, पर क्या उस पर भरोसा करना ठीक रहेगा। और फिर तांजीरो सोचता है, अगर इन दोनों को बचा सके तो मैं आराम से बिना किसी फिक्र के लड़ सकूंगा। फिर उनमें से एक डीमन आकर तांजीरो और नेजुको पर हमला कर देता है, पर वो दोनों ही उस हमले से बच जाते हैं। तभी तांजीरो कहता है, नेजुको मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम काजुमी और इस लड़की का ध्यान रखना। नेजुको अपना सर हिलाकर हाँ कहती है। फिर तांजीरो उस दलदल के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो दलदल काफी ज्यादा गहरा और काफी ज्यादा अंधेरे से भरा हुआ होता है। तांजीरो उसे धीरे धीरे गहराई के अंदर जा रहा होता है और फिर जब और अंदर जाता है तो काफी सारी लड़कियों के कपड़े मिलते हैं उसको। तांजीरो सभी लड़कियों के कपड़े और सामान को देखकर कहता है, इन्होंने कितनी सारी बेकसूर लड़की की जान ली है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम उन दोनों डीमन को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्या? यहाँ पर हवा आने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और इस अंधेरे में तुम्हें घुटन महसूस हो रही होगी। दूसरा वाला डीमन कहता है, जितने पावरफुल तुम जमीन पर थे उतने पावरफुल तुम यहाँ नहीं हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर वो दोनों डीमन जाकर तांजीरो के चारों तरफ घूमने लगते हैं। तांजीरो अपने मन में सोचता है, मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम्हें पता भी है मैं कहाँ से सीख कर आया हूँ, सागिरी पहाड़ के चोटी पर, जहाँ इससे भी कम हवा होती है। और अपने ट्रेनिंग को याद करता हुआ तांजीरो कहता है, मेरे पास ऐसे अटैक्स है जो पानी में रहकर और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। वो डीमन तांजीरो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तांजीरो भी पूरी तरह तैयार होता है, पर वो डीमन अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तांजीरो ये देखकर काफी हैरान होता है कि ये डीमन किसी भी दलदल के अंदर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। पर तांजीरो कहता है, कोई बात नहीं, अगर ये डीमन मेरे करीब आएंगे तो मैं उन पर अपनी कटाना से हमला कर दूंगा। ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके लिए मुझे जमीन पर खड़े होने की जरूरत भी नहीं, शरीर पे ऊपर और पीछे के हिस्से को तेजी से मूव करने से एक काफी बड़ा टॉर्नेडो बना सकता हूँ। और होता भी कुछ वैसा ही है। जैसे ही वो डीमन तांजीरो पर हमला करने के लिए आते हैं, तांजीरो अपनी टोटल कॉन्सेंट्रेट वाटर ब्रीथिंग का 6th फॉर्म यूज करके एक काफी बड़ा टॉर्नेडो बना देता है और उस डीमन को टुकड़े टुकड़ों में काट देता है। फिर तांजीरो को वही कपड़ा का टुकड़ा मिलता है जिसमें उस डीमन ने सभी लड़कियों के हेयर पिन रखे थे और फिर वो उसे लेकर बाहर निकलने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेजुको और उस आखिरी डीमन को लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो डीमन नेजुको पर काफी ज्यादा हमला करता है, पर नेजुको काफी आसानी से उससे बच जाती है और उसको काफी जोरदार मुक्का मारती है। वो डीमन कहता है, ये लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है, इसने किसी जादुई ताकत का बिना यूज किए मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया, इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, शायद इस लड़की ने बहुत ज्यादा खून पिया हुआ है। और फिर वो डीमन वापस से जमीन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर नेजुको उसे रोक देती है। वो डीमन कहता है, ये लड़की इतनी तेज है कि मुझे जमीन के अंदर जाने का मौका ही नहीं दे रही, पर अब मुझे इसके हमले समझ आने लगे हैं। पर अभी भी नेजुको उस डीमन पर भारी पड़ रही होती है। वो उसके सर पर एक किक मारती है, पर वो डीमन अपने हाथ का यूज करके उसके हमले को डॉज कर लेता है और अपने मन में सोचता है, चाहे लड़कियां मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न कर दे, फिर भी मैं रीजनरेट हो जाऊंगा। और फिर जाकर नेजुको पर हमला करके उसके चेहरे पर अपने नाखून से एक घाव दे देता है। नेजुको जख्मी हो जाती है। वो डीमन कहता है, अब मैं इसके चेहरे पर छेद कर दूंगा और इसे मार दूंगा। पर तभी तांजीरो उस दलदल से बाहर निकलता है और उस डीमन के हाथ को काटता हुआ कहता है, मेरी बहन से दूर रहो। वो डीमन अपने दूसरे हाथ से हमला करने की कोशिश करता है, पर तांजीरो दूसरे हाथ को भी काट देता है। वो डीमन अपने मन में सोचता है, क्या मैं हार गया? इस लड़के ने उन दोनों को भी मार दिया। तांजीरो कहता है, मुझे तुम तीनों से काफी ज्यादा बेहूदी स्मेल आ रही है, आखिर तुमने कितनी लड़कियों को मारा है? वो डीमन कहता है, उन्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर हम उन्हें नहीं खाते तो लड़की और भी बदसूरत हो जाती, 16 साल के बाद उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। पर तांजीरो उस डीमन के मुंह को अपनी कटाना से काट देता है और उसके सामने कटाना रखता हुआ पूछता है मुजान के बारे में। मुजान का नाम सुनकर वो डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। वो डीमन डरते हुए मुजान को याद करता है और कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता और तांजीरो पर हमला कर देता है। पर तांजीरो उसकी गर्दन को काटकर उसे भी मार देता है। तांजीरो निराश हो जाता है और सोचता है, इस बार भी मैं कुछ नहीं जान पाया। फिर उसका ध्यान नेजुको पर जाता है जो कि सो रही होती है। तांजीरो दौड़कर उसके पास जाता है और कहता है,
ये तो सो गई और खून भी बहना बंद हो गया, शायद ये सोकर खुद को हील कर रही है। और फिर तांजीरो उसे वापस बॉक्स में भेज देता है। हम काजुमे को देखते हैं जो कि काफी निराश बैठा होता है और तांजीरो उसके पास जाकर पूछता है क्या वो ठीक है। काजुमे रोता हुआ कहता है जिसने अपनी मंगेतर खोई हो वो भला कैसे ठीक हो सकता है। तांजीरो काजुमे को समझाता हुआ कहता है किसी को खोने के बाद हमारे पास जीने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, चाहे वो कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए। काजुमे सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में तांजीरो की कॉलर पकड़कर कहता है ये सब बोलना काफी ज्यादा आसान होता है, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। तांजीरो काजुमे को अपनी कॉलर छुड़वाता है और एक झूठी मुस्कुराहट और नम आंखें लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब मुझे जाना चाहिए। और उससे वही हेयर पिन वाला कपड़ा देता है और कहता है इसके अंदर शायद तुम्हें अपने मंगेतर की कुछ चीजें मिल सकती हैं। काजुमे उसे देखता है और रोने लगता है। फिर तांजीरो वहां से जाने लगता है। काजुमे अपने मन में सोचता है तुम भी मेरी तरह ही हो क्या ये सब सच है। फिर काजुमे तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में काफी कुछ बोल गया, मुझसे गलती हो गई। तांजीरो काजुमे को हाथ लिलाकर बाय करता हुआ कहता है उस लड़की को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, उसका ख्याल रखना। काजुमे कहता है हाँ मैं रखूंगा, मैं जरूर रखूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें तांजीरो को चलता हुआ दिखाया जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है उसने मेरे परिवार को ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे लोगों के परिवार को मारा है। कि बुत्सुजी मुजान, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी की मौत का बदला लूंगा। और फिर तांजीरो के पास इसागाई कौवा आता है और तांजीरो से कहता है अगली मंजिल है टोक्यो का मूसा, खबर मिली है कि वहां पर डीमन छुपे हुए हैं, तो जल्दी जाओ। तांजीरो कहता है मुझे फौरन जाना होगा क्या। वो कौवा कहता है अभी इसी वक्त जाओ। तांजीरो बोलता है मुझे थोड़ा वक्त तो दो और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टोक्यो शहर को दिखाया जाता है। हम यहाँ देखते हैं शायद कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है और इसलिए यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। और यहाँ की चकाचौंध को देखकर तांजीरो के तो होश उड़ गए होते हैं। तांजीरो कहता है शहर में इतनी तरक्की कब हुई पता ही नहीं चला, रात में भी कितना उजाला है। तांजीरो वहां से बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाता है और तांजीरो काफी सारी चीजें पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जैसे कि ट्रेन, लाइट्स, बिल्डिंग्स और भी सब बहुत कुछ। फिर तांजीरो को वहां के शोर शराबे से सिर दुखने लगता है और तांजीरो नेजुको को लेकर उस भीड़ वाली जगह को छोड़कर एक दूसरे जगह पर आ जाता है। और फिर वो एक नूडल शॉप के पास आकर नूडल्स मांगता है। वो शॉप ओनर तांजीरो को नूडल बनाकर देता है। तांजीरो उसे खाने ही वाला होता है, तभी उसे वही महक आती है जो कि उसके घर पर थी। तांजीरो अपनी कटाना उठाता है और उस महक का पीछा करने लगता है। वो उसी जगह पर आता है जहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी और जाकर सीधा मुजान के कंधे पर हाथ रखता है। मुजान उसे पलट कर देखता है। तांजीरो कहता है ये वही है और अपनी कटाना निकालने लगता है, पर तभी एक बच्ची कहती है ये कौन है पापा। दरअसल ये मुजान की बेटी है, मतलब ये उसकी बेटी है जिसके शरीर पर मुजान ने कब्जा किया हुआ है। और हम यहाँ उसकी बीवी को भी देखते हैं। तांजीरो उसके परिवार को देखकर रुक जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मुजान एक आदमी को अपने नाखून से हमला करके उसे डीमन में बदल देता है और इसका फायदा उठाकर मुजान वहाँ से निकल जाता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि खुद के बचने के लिए मुजान ने एक आदमी को डीमन में बदल दिया था। हम देखते हैं वो आदमी अपनी बीवी पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है, पर तभी तांजीरो जाकर उस डीमन बने आदमी के मुंह में कपड़ा डाल देता है। उस औरत से कहता है अपने जख्मों पर कपड़ा बांधो और उसे जोर से दबाओ। हम देखते हैं वो डीमन खुद को तांजीरो से छुड़वाने की कोशिश करता है, पर तांजीरो उस पर चढ़कर उसे अच्छी तरह पकड़ लेता है। तांजीरो अपने मन में सोचता है यह आदमी बस एक आदमी था और मुजान के जख्मी करते ही इसका ये हाल हो गया। हम देखते हैं मुजान की बेटी जो कि काफी ज्यादा ये सब देखकर डर रही होती है। मुजान कहता है तुम ठीक तो हो ना, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं। तांजीरो उसे जाता हुआ देखकर सोचता है मैं इस आदमी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर मुजान से चिल्लाता हुआ कहता है काबुत्सुकी मुजान, तुम चाहे जहाँ भी छुप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम पाताल क्यों ना चले जाओ, मैं वहाँ भी तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारी गर्दन तो वहीं काटूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा भीड़ को देखकर हैरान होते हैं और वो कहते हैं इतनी भीड़ क्यों लगाई है। फिर वो लोग तांजीरो को देखते हैं और उससे कहते हैं ओ लड़के, उस आदमी पर से हट जाओ। तांजीरो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें और भी लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी और मेरे अलावा इस आदमी को कोई नहीं संभाल पाएगा। पर वो गार्ड्स नहीं मानते और उसे उस आदमी पर से अलग करने की कोशिश करते हैं, पर तांजीरो उस पर से नहीं हटता। वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है और ऑफिसर तांजीरो को पागल समझ के उसे मारने के लिए अपना डंडा उठाने लगते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल छा जाते हैं।
हम देखते हैं ये सब एक लड़की कर रही होती है अपने खून की मदद से। तांजीरो सोचता है आखिर ये कैसी महक है, और सोचता है अगर ये कोई हमला हुआ तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। फिर वो नोटिस करता है कि ये महक तेजी से उसके तरफ आगे बढ़ती जा रही है, और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि चलकर आ रही होती है तांजीरो की तरफ। और फिर हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है और इसके साथ एक लड़का भी होता है। वो लड़की कहती है मैं देख रही हूँ तुम इस डीमन को इंसान कहकर बुला रहे हो, तुम इसकी मदद भी करना चाहते हो, इसलिए मैं इस काम को तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तांजीरो उस लड़की से पूछता है आप ऐसा क्यों कर रही है और आप कौन है, आपकी महक तो डीमन जैसी है। वो लड़की कहती है तुम सही समझ रहे हो, मैं हाफ डीमन और हाफ हीलर हूँ, और मैं भी उस दरिंदे मुजान को मारना चाहती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मुजान और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। मुजान की बेटी मुजान से कहती है पापा आप हमारे साथ नहीं आओगे। मुजान कहता है मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे वहां जाना होगा, और अपने फैमिली को घर भेज देता है। फिर वो एक सुनसान गली पर जाने लगता है, पर तभी वहां एक नशेड़ी आकर उससे टकरा जाता है। वो नशेड़ी मुजान को देखकर कहता है तू कौन है बे, पर मुजान उस आदमी से बहस ना करता हुआ उससे माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। पर वो आदमी मुजान को रोककर उससे बहस करता हुआ कहता है, मुजान उससे कहता है माफ करना मैं जरा जल्दी में हूँ। पर वो आदमी मुजान के कपड़ों को देखकर उससे कहता है लगता है तुम किसी बड़े घर से हो, और चेहरा तो देखो ऐसा लगता है जैसे अभी गिरकर मर जाएगा। पर मरने वाली बात सुनकर मुजान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उस आदमी को एक पंच मारता है। फिर वो आदमी दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर उस आदमी का भाई वहां पर आता है और एक लड़की भी आती है जो लड़के की वाइफ है। वो आदमी अपने भाई को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुजान से भिड़ने की कोशिश करता है, पर मुजान उसको भी मार देता है। उस आदमी को मारने के बाद मुजान अपने दोनों डीमन को वहां पर बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कान में हाना फुदा पहले लड़के का सर काटकर मेरे सामने लाओ। वो डीमंस कहते हैं ठीक है जैसा आप कहें, और फिर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं मुजान काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और किसी को याद कर रहा होता है, और उस आदमी ने भी तांजीरो के जैसे सेम इयररिंग्स पहनी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी नूडल वाले आदमी और तांजीरो को दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है तुम्हें मेरे पैसे नहीं दिए कोई बात नहीं, पर तुमने उसे ना खाकर उसका अपमान किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तांजीरो उस आदमी से माफी मांगते हुए कहता है और अभी मुझे और भी उदो नूडल्स चाहिए थे। वो आदमी तांजीरो से पूछता है इस बार तुम पक्का खाओगे ना। तांजीरो कहता है हाँ। फिर वो आदमी नेजुको से कहता है अरे लड़की अगर तुम्हें मोरे नूडल खाने हैं तो इस बांस के मास्क को उतारो और चॉपस्टिक पकड़ो। पर तभी तांजीरो बात को संभालता हुआ कहता है आप बस जाकर नूडल बनाइए, अब मुझे 2 प्लेट खाने हैं। फिर वो आदमी तांजीरो को नूडल देता है और तांजीरो काफी जल्दी उन्हें खत्म कर देता है और उन्हें खाकर कहता है नूडल्स काफी ज्यादा टेस्टी थे, खाना पसंद आया। और उस ऑफ कॉर्नर ये जानकर काफी खुश होता है कि तांजीरो को खाना पसंद आया। और फिर तांजीरो और नेजुको वहां से जाने लगते हैं। तांजीरो नेजुको को अकेला छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है, और तभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के साथ था। तांजीरो उस लड़के को देखता है, वो लड़का कहता है मुझे तुम्हें साथ लाने का ऑर्डर दिया गया है तो तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। तांजीरो कहता है मैं महक से अपनी रास्ता खुद ढूंढ सकता हूँ। वो लड़का बताता है उस जगह तक जाने के लिए तुम्हें मंत्रों की जरूरत होगी, क्या तुम फिर भी उसे ढूंढ लोगे। फिर वो लड़का तांजीरो से पूछता है क्या तुम्हारे साथ ये लड़की जो है वो डीमन है, मुझे इससे चिढ़ हो रही है। तांजीरो को लगता है कि लड़का नेजुको को बदसूरत कह रहा है और वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और फिर वो लोग एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। फिर वो लड़का दीवार के सामने आकर रुक जाता है और दीवार के अंदर चला जाता है। दरअसल यहाँ पर एक खुफिया दरवाजा है। फिर तांजीरो और नेजुको भी वहाँ अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर तांजीरो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि खुफिया दरवाजे के अंदर भी इतना बड़ा घर है। फिर वो लोग उस घर के अंदर जाने लगते हैं। वो लड़का कहता है अगर अंदर जाओ तो वहाँ सभी लोगों से तमीज से बात करना। वो कहता है तुम जियो या मरो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका हुक्म था इसलिए मैंने तुम्हें अपना साथ लाया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सभी लोगों को उसी हीलर लड़की के पास दिखाया जाता है। तांजीरो जाकर कहता है माफ कीजिएगा मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया, और वहां से चला गया। और फिर डीमन बने आदमी के बारे में पूछने लगता है। वो लड़की कहती है उस औरत की अभी तबीयत ठीक है पर मुझे उस आदमी के लिए बुरा लग रहा है। तांजीरो उस लड़की से पूछता है क्या आपको इलाज करते वक्त तकलीफ नहीं होगी। वो लड़का तांजीरो को मारता हुआ कहता है तुम्हें आखिर क्या लगता है इलाज करते समय लोगों को खून देखकर हमारे मुंह में भी लालच आता होगा। तांजीरो कहता है इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ।
वो लड़की कहती है वो हमारे मेहमान है, उन पर हाथ क्यों उठा रहे हो। फिर वो लड़की तांजीरो को अपने नाम बताती है कि मैं एक हीलर हूँ, मेरा नाम नमायु है और इस लड़के का नाम है युशिरो। उम्मीद है आप दोनों की खूब जमेगी। पर तांजीरो युशिरो को गुस्से में देखकर सोचता है ऐसा लगता तो नहीं। नमायु कहती है मुझे इलाज करने में कोई तकलीफ नहीं होती, आम डीमन के मुकाबले मैं खुद को काबू में रख सकती हूँ, क्योंकि इस दौरान मैंने अपने शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं और अब मैं मुजान के कर्ज से भी आजाद हो चुकी हूँ। फिर वो तांजीरो को अपने साथ बुलाती है और हम देखते हैं नेजुको वहीं पर लेट जाती है। तांजीरो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। नमायु कहती है कोई बात नहीं, तुम आराम कर सकती हो। फिर नमायु तांजीरो को बताती है हमने खुद पर कई सारे बदलाव किए हैं, हम इंसानों को बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं, इंसान के खून की कुछ बूंदे हमारे लिए काफी होती है। तांजीरो पूछता है क्या आप इंसानों का खून पीती है। नमायु कहती है शायद तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर हम लोगों से ब्लड डोनेशन के नाम पर खून लेते हैं, जिससे हम उन्हें बिना नुकसाए भी जिंदा रह सकते हैं। तांजीरो अपने मन में सोचता है अच्छा तो ये बात है, इसलिए इनसे बाकी डीमन जैसे महक नहीं आती, पर फिर भी इन्हें इंसानों के खून की जरूरत है, और अगर ऐसा है तो नेजुको को भी इसकी जरूरत होगी। नमायु बताती है युशिरो तो और भी कम खून में अपना गुजारा कर लेता है और इसको डीमन बनाने में भी मेरा ही हाथ है। तांजीरो कहता है क्या आपने इसे डीमन बनाया है, मगर क्यों। नमायु कहती है हाँ तुमने सही सुना, और बताती है कि मुजान के अलावा और कोई भी डीमन नहीं बना सकता, और ये बात सच भी है क्योंकि 200 साल की मेहनत के बाद मैं बस एक ही डीमन बना पाई, वो भी युशिरो को। तांजीरो चौंकता हुआ कहता है क्या आपको डीमन बनाने में 200 साल लग गए, फिर भी आप बस एक ही डीमन बना पाई, तो फिर आपकी उम्र कितनी है। युशिरो तांजीरो को पीठ पर मुक्का मारते हुए कहता है लड़कियों की उम्र नहीं पूछते बेवकूफ। फिर नमायु युशिरो को डांटते हुए कहती है अगर तुमने दोबारा उन्हें मारा तो तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर युशिरो अपने जगह पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है ये गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती हैं। और नमायु तांजीरो को कहती है तुम्हें एक बात मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ, मेरा मकसद डीमंस की संख्या बढ़ाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लोग मौत के करीब होते हैं या फिर जिन्हें गहरी चोट लगी होती है मैं सिर्फ उन्हें ही बचाती हूँ, और उस समय भी मैं उन लोगों से पूछती हूँ क्या वो लोग डीमन बनकर जिंदा रहना चाहेंगे, उसके बाद ही मैं उनका इलाज करती हूँ। फिर तांजीरो अपने आंखों को बंद करते हुए अपने स्मेलिंग एबिलिटी का यूज करता है और कहता है इनकी महक में मुझे छल कपट या गलत मकसद नहीं लग रहा, मैं इन पर विश्वास कर सकता हूँ। और फिर तांजीरो नमायु से पूछता है डीमन बने इंसान को वापस इंसान कैसे बनाए, और इसमें एक लड़का है और एक लड़की, उसमें से जो लड़का वाला डीमन होता है वो अपने एबिलिटी का यूज करके तांजीरो को पता लगा रहा होता है। वो लड़की डीमन से पूछती है क्या तुम्हें उसके निशान मिले। लड़का वाला डीमन कहता है हाँ मुझे उन लोगों के निशान मिले, वो इसी रास्ते से आगे चलकर मुड़े हैं, और वो एक नहीं बल्कि 3 लोग हैं, और उनके साथ एक बड़ा सा बक्सा भी है। फिर सीन वापस से तांजीरो की तरफ शिफ्ट होता है। नमायु तांजीरो के सवाल का जवाब देते हुए कहती है डीमन को इंसान बनाने का रास्ता है, और ये बात सुनकर तांजीरो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तरफ दौड़कर जाने लगता है, पर युशिरो उसे उठाकर पटक देता है और कहता है नमायु शान से दूर रहो। पर ये देखकर नमायु गुस्सा हो जाती है और फिर से युशिरो को डांटती है, और फिर युशिरो उसे कहता है मैं बस उसे उसकी जगह दिखा रहा था, मेरा मकसद उसे चोट पहुंचाना नहीं था। नमायु कहती है फिर भी ये सही नहीं है। फिर तांजीरो नमायु से इलाज पूछता है। नमायु कहती है इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना बना हो, इस समय तो मैं नेजुको का इलाज नहीं कर सकती, पर एक दिन ये मुमकिन होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि हम किसी न किसी तरह इसका इलाज कर पाएं, पर उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी बहन का इलाज करना मुश्किल होगा, क्योंकि दवाई बनाने के लिए जरूरी होता है कि हम तरह तरह के डीमंस की खून की जांच करें, और उसके लिए हमें तुम्हारी 2 चीजों में मदद चाहिए। पहला ये कि हमें तुम्हारी बहन के खून की जांच की मंजूरी चाहिए, और दूसरी ये कि तुम उन लोगों को मारो जिनको मुजान ने डीमन बनाया है, और उनके खून हमें ला कर दो। फिर तांजीरो अपनी बहन के खून की जांच के लिए मंजूरी दे देता है, और तभी वहाँ वो दोनों डीमन भी पहुंच जाते हैं, और फिर उन पर हमला कर देते हैं अपने बॉल वाले किसी गैजेट की मदद से, और उस घर में पूरी तरह तोड़ फोड़ कर देते हैं। युशिरो नमायु को कवर करता है और तांजीरो अपनी बहन को, और फिर यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।